हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर कराई जा रही है और इस कड़ी में है ये दिसंबर की मैगज़ीन और नवंबर की कवर हो चुकी है। और दिसंबर की मैगज़ीन में आपको पॉलिटी का पार्ट जो है वो कवर हो चुका है और हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया है जिसका एक टॉपिक हो चुका है और आज देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था वो था पाम ऑयल उत्पादन का बढ़ता लक्ष्य, ठीक है। और इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो होगा विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि ये चर्चा में है क्यों। तो क्या हुआ है कि हाल ही में जो विजिंगम इंटरनेशनल जो बंदरगाह है वहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो पहला मालवाहक जो जहाज़ है, जो माल ढुलता है, वो जहाज़ पहुँच चुका है, जो कि है चाइना का झेनहुआन-15। तो देखते हैं आगे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि भारत का जो पहला एकमात्र कंटेनर ट्रांसशिपमेंट जो डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह है वो है आपका बीजिंग इंटरनेशनल बंदरगाह। तो ये हमारा पहला है भारत का। फिर देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है ये पीपीपी मॉडल के अंतर्गत बनाया गया है। यानी इसमें किनका किनका पार्टिसिपेशन है, तो केरल के सरकार का, केंद्र सरकार का और अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो इन तीनों ने धनराशि इसमें लगाई है और इसको बनाया है। तो ये जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत के दक्षिणी तट पर इसकी अवस्थिति है, जो इंटरनेशनल शिपिंग मार्केट के लिए आसान है। वहाँ से आसानी से आप इंटरनेशनल शिपिंग मार्केट में अपनी पहुँच बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ पे अवस्थित है। तो ये रही इसकी अवस्थिति, विजिंगम इंटरनेशनल कंटेनर जो पोर्ट है वहाँ के लिए। तो ये बिल्कुल नीचे को है केरल में। तो इसका जो है 65% तक काम पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी बाकी है। लेकिन ये क्यों बाकी रह गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदा है, विरोध प्रदर्शन और लॉजिस्टिक संबंधी जो चुनौतियां हैं वो इनके आड़े आ गई थी, जिसके कारण इसमें लेट हुआ है। आपने लोकेशन देखा ही है, जो तिरुवनंतपुरम का है वो बिल्कुल यहाँ पे साइट को है। तो ये आपदा, प्राकृतिक आपदा का तो खतरा है यहाँ पे। इसका जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो क्या है। तो पहला महत्व तो यही है कि ये केरल का जो समुद्री इलाका है वहाँ के विकास उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका मतलब निभा सकता है, अदा कर सकता है। तो वहाँ पे और भी चीज़ों को प्रोग्रेस देखा जाएगा इन द फ्यूचर। तो इसके केरल में अवस्थिति के कारण ही हमको इंडिया का जो दक्षिणी पार्ट है उसमें समुद्र क्षेत्र में विकास करने का मौका मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये पूरी तरीके से निर्माण हो जाएगा, इसका पूरी तरीके से बन जाएगा ये बंदरगाह, तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसमें क्या है कि ये तो 18 किलोमीटर जो गहराई है इसकी, 18 मीटर है। खैर, यहाँ जो इंटरनेशनल शिप लाइन है, ये जो है लोकेशन अपना यहाँ पे केरल में, ये उनसे सिर्फ 10 समुद्री मील दूर पे स्थित है। यानी कि आप एक नॉटिकल माइल बराबर हो जाता है आपको 1.852 किलोमीटर, ठीक। तो 10 तो आपको पता है लगभग 18 से 19 किलोमीटर के बीच में, मतलब इतने ही एरिया में आप एक इंटरनेशनल शिप लाइन के करीब होते हो इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये जो लोकेशन है दक्षिण भारत का, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह की अवस्थिति हो जाती है, जहाँ से आप बहुत प्रभाव डाल सकते हैं और आप अपना बहुत समय बचा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आसानी से कि ये हमारा है पोर्ट केरल का, और यहाँ से आप श्रीलंका, यहाँ से आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जा सकते हो, साउथ के एरिया में मतलब साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के एरिया में जा सकते हो आसानी से। इस साइड पे आप जा सकते हो। तो यहाँ से ये जो है इंटरनेशनल पोर्ट्स जो हैं और करीब हो जाते हैं और ये आपका समय बचाते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कोलंबो, सिंगापुर, दुबई जैसे जो इंटरनेशनल जो है वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड स्तर पे जो ट्रांसशिप केंद्र हैं, ये उनसे प्रतिस्पर्धा करने में इसकी अवस्थिति बहुत मजबूत हो सकती है आने वाले समय में। और ये जो है विदेशी गंतव्यों तक जो कंटेनर पहुंचाते हैं, आवाजाही होती है, उनमें इनका लागत भी कम हो जाएगा। इसका जो पहला चरण है उसमें ये हुआ है कि इसकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा, जिसमें क्या है
यानी पहले 1 मिलियन के लिए था 20 आपका जो फुट है वो, और अब 6.2 मिलियन के लिए। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस इतना है कि इनकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा। इस परियोजना में जो 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और औद्योगिक गलियारा और फुटरिज पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, कोई नया काम शुरू हुआ है तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ने की उम्मीदें रहती हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में रोज़गार की बढ़ोतरी होगी, औद्योगिक गलियारा बनेगा और क्रूज़ जो पर्यटन है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो देखते हैं कि भारत को जो डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट है, इस पोर्ट की ज़रूरत क्यों है। भारत में ऑलरेडी 12 जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं वो मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि जो अत्यधिक जो बड़े मालवाहक जहाज़ होते हैं, जो बहुत बड़े शिपमेंट्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनके लिए जो लैंड साइड मेगा पोर्ट होता है और टर्मिनल अवसंरचना है, उसका अभाव होता है इंडिया में है। लगभग जो 75% जो ट्रांसशिपमेंट है वो कार्गो परिसंचालन के द्वारा भारत में आते हैं, वो भी बाहर के बंदरगाहों से। ठीक, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देश हैं वो हैं कोलंबा, सिंगापुर के माध्यम से ही लाए जाते हैं। और जो वित्तीय वर्ष था 2021-22 में भारत का जो टोटल ट्रांसशिपमेंट कार्गो जो था वो लगभग 4.3 मिलियन TEU, यानी कि जो होता है 20 फुट इक्वावेलेंट यूनिट, यानी कि 20 फुट समतुल्य इकाइयों का कार्गो था। यानी कि जो कंटेनर्स होते हैं ना वो 20-20 फीट के होते हैं। ये उनके बारे में जो आपने देखा होगा, शिपमेंट में जो कंटेनर्स होते हैं वो 20-20 फीट के होते हैं। ये उनका एरिया बता रहा है कितने हैं। तो जिसमें लगभग जो 4.2 मिलियन जो होता है वो कंटेनर्स का भारत के बाहर संचालन किया गया था, क्योंकि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। अब इसको बन जाने के बाद जो इम्पोर्टेंट जो लाभ होंगे वो क्या होंगे, क्या होगा इससे बेनिफिट। तो पहला तो यही है कि जो विदेशी मुद्रा है उसकी बचत होगी, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो आएगा, अन्य जो बंदरगाह हैं उन पे भी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक जो बुनियादी ढांचे हैं उनका भी विकास होगा, रोज़गार में सृजन होगा, बेहतर संचालन और लॉजिस्टिक जो दक्षता है उसको बेहतर बनाया जाएगा और राजस्व जो है उसमें हिस्सेदारी में जो है वो वृद्धि होगी। और इससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं जैसे रसद बंकरिंग, यानी कि जो जहाज़ बनाने में और जहाज़ों से रिलेटेड जो सेवाएं हैं जैसे कि ईंधन की आपूर्ति वगैरह, वैसे भी व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। भारत में बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाह विकास, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि क्यों विकास हो रहा है, क्यों आधुनिकीकरण हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि लगभग भारत का जो 90% से अधिक जो व्यापार है वो समुद्री रास्ते से होता है, और इसलिए विनिर्माण उद्योग जहाँ पे कच्चे माल की ज़रूरत है उसके विकास के लिए, उसको उसमें तेज़ी लाने के लिए और मेक इन इंडिया जैसे जो पहल है उसको हेल्प करने के लिए भारत में बंदरगाह और व्यापार संबंधी जो बुनियादी ढांचे हैं उनको विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। भारत में ऑलरेडी ना जो इम्पोर्टेंट अगर समझा जाए तो वो 12 इम्पोर्टेंट बंदरगाह मौजूद हैं और लगभग 200 से ज़्यादा गैर प्रमुख बंदरगाह हैं जो नॉन इम्पॉर्टेंट हैं और जिसको केंद्र और राज्यों के द्वारा प्रशासित किया जाता है, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो गवर्नमेंट की जो सागरमाला कार्यक्रम है उसके द्वारा स्टडी की गई है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 तक जो भारत के बंदरगाह हैं उनके जो कार्गो यातायात हैं उससे 25,000 प्रति वर्ष जो है मिलियन मैट्रिक टन यानी MMTPA का जो है होगा, मतलब यातायात होगा। और वर्तमान में क्या स्थिति है भारत के बंदरगाहों की, उनके जो कार्गो हैंडलिंग क्षमता है वो अभी है 1500 MMTP, यानी कि 1000 MMTP की बढ़ोतरी होगी लगभग प्रतिवर्ष, मतलब 2025 के बाद लगभग प्रतिवर्ष। तो हमने जो 2025 तक का टारगेट सेट किया है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें जो यातायात को बढ़ावा देना है उसके लिए 2025 तक जो अपनी क्षमताओं को लगभग $3300 MMTP को बढ़ावा देना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें बंदरगाह का जो चालन क्षमता है, उनकी जो दक्षता है उनमें सुधार किया जाएगा, जो मौजूदा अभी बंदरगाह हैं उनकी क्षमताओं में विस्तार किया जाएगा और जो नए बंदरगाह हैं उनका विकास किया जाएगा। तो ये रोड मैप का हिस्सा है 2025 तक के लिए, जिससे कि यातायात को बढ़ावा मिल सके। समुद्री क्षेत्र में प्रोजेक्ट उन्नति, ये भी एक इस पोर्ट को इस क्षेत्र में मतलब बंदरगाहों और
यातायातों से संबंधित क्षेत्र में उन्नति के लिए काम कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि 12 जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसकी दक्षता और उसकी उत्पादकता में जो मुख्य निष्पादन संकेतक यानी जो की परफॉर्मेंस है वो इंडिकेटर्स को उसमें सुधार किया जाएगा और उनका जो बेंचमार्क है वो वैश्विक स्तर का तय किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है, तो ये बंदरगाहों और उनकी जो दक्षता और क्षमता है उनको वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए काम करता है। तो हमने ऊपर में पीपीपी मॉडल के बारे में बात की थी जो इसमें आधारित है, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और आपको जो अडानी ग्रुप्स हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। तो खैर देखते हैं कि ये जो निवेश मॉडल है वो है क्या। तो पहला है पब्लिक यानी सार्वजनिक निवेश मॉडल। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र हो, उनकी मदद से जो अर्जित राजस्व है, जो पैसा मिलता है, उसका यूज़ करके किसी भी विशिष्ट वस्तु या सेवाओं में निवेश किया जाता है। तो ये है सार्वजनिक निवेश मॉडल। दूसरे पी का मतलब होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट निवेश मॉडल जो क्या है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो निजी जो उद्यमी हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको ना निवेश के लिए आमंत्रित करती है, जो कि घरेलू निवेश भी हो सकता है और विदेशी निवेश भी हो सकता है। जिससे क्या होता है कि जो मौजूदा एफडीआई है यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उनमें सुधार हो सकता है और इस प्रक्रिया में रोज़गार भी जनरेट हो सकते हैं बहुत। जब बाहर से निवेश करने की बात होती है ना, तब जो ये प्राइवेट सेक्टर है इनके जो मांग है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ये मॉडल बहुत काम आता है प्राइवेट निवेश जो है। बहुत सारे जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अडानी ग्रुप्स हो गए, ये अलग अलग देशों में भी इनका अपना बिजनेस चलता है, तो ये इन्हीं के तहत काम करते हैं। तीसरे पी का जो अर्थ है वो है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, यानी कि इसमें प्राइवेट भी और जो पब्लिक है वो दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से अधिक भी जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जो निजी क्षेत्र हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं और इनका जो नेचर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकालिक होता है। इनके जो गोल्स होते हैं जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, रेलवे में, शहरी आवास में, इन सब क्षेत्रों में जो ये जो ट्रिपल पी मॉडल है वो अधिक परियोजनाओं का हिस्सा बनती हैं। इस रिपोर्ट के अंतर्गत यानी कि जो प्रोजेक्ट उन्नति है उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि जो ट्रिपल पी मॉडल है उसमें और रियायत दी गई है। तो पहले जो थी वो 30 साल तक की थी, ठीक है, लेकिन अब उसमें 10 साल की रियायत और कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि जो अडानी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है उनको 10 साल की और अवधि मिल गई है। तो अब उसमें जो है लगभग 29,000 करोड़ का जो है अतिरिक्त राजस्व का लाभ हो सकता है इनको, क्योंकि 10 साल और एक्सटेंड हो गया है, काम करने के लिए मिल गया आपको, तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा इतने। तो 2015 में एक स्टडी में पता चला है कि जो सरकारी फंड है उसके साथ जो वित्तीय सहायता के बाद भी ये जो परियोजना है उसको ना एक तरफा यानी कि केवल गवर्नमेंट अपने आर्थिक रूप से वहन नहीं कर पाएगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आगे की राह क्या है, तो जो विजिंगम जो है एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है, जिसके भीतर क्या है कि बहुत सारे गेटवेज और यातायात को ये प्रोत्साहन दे सकता है और एक जो नई आपूर्ति श्रृंखला है उनका नेटवर्क बना करके भारत को एक वैश्विक स्तर पर जो अपना मानचित्र पर लाने की जो है क्षमता है। दूसरा क्या है कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए विस्थापित जो लोग हुए हैं, वहाँ से जगह से जो लोग गए हैं उन्हें हटाया गया है, उनको उचित मुआवजा मिले और उनके अधिकारों को बहाल किया जाए। एक उसके लिए उचित तंत्र का होना ज़रूरी है। और जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि समुद्री जैव विविधता जो है, जो बहुत मूल्यवान है, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी उपेक्षा को स्वीकार पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाना ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो हमें ये भी देख करके चलना होगा। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल रहा और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की कि समझा पाऊँ। तो इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न है वो है, भारत की लंबी समुद्री सीमा लाभदायक होते हुए भी सीमाओं से परे नहीं है। कथन की पुष्टि करते हुए भारतीय बंदरगाहों के विकास के समक्ष उपस्थित जो चुनौतियां हैं तथा उनके निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।